हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने भूगोल की हमने सेकंड सीरीज शुरू की हुई है। आज इसमें हमारा सेकंड टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल। फर्स्ट वीडियो में मैंने वो टॉपिक बताए थे आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो हमने पढ़ना है आगे वो सारे टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी थी, और जो भारत की जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो हम बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो वर्ल्ड के टॉपिक है हमारे वो कवर करेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और शुरू करते हैं जी हम अपनी आज की वीडियो। अपना टॉपिक ब्रह्मांड। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि आखिर ब्रह्मांड होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इसका हमारी लाइफ में, हमारी पृथ्वी में इसका क्या रोल है। अगर ये ब्रह्मांड ना हो तो क्या हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है जो वो होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब इसमें बताया गया है अस्तित्वमान, जो चीजें अस्तित्व में है, मतलब जो चीजें जिनका जिनकी वैल्यू है, चीजों की जिनका अस्तित्व है, चाहे वो द्रव्य में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो ठोस में हो, सॉलिड में हो, गैस में हो, जिस मर्जी में हो, जिनमें ऊर्जा सम्मिलित हो, जिससे हमें एनर्जी मिले या जिसमें एनर्जी हो, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। लाइक हम आ जाते हैं ब्रह्मांड में, है ना। जैसे मतलब इंक्लूडिंग सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब मैं आपको एक एक चीज कैसे बताऊं, इसमें सारा कुछ है। और इन्होंने फर्स्ट लाइन में ही अपना मतलब डेफिनेशन के तौर पर ये कंप्लीट कर दिया है कि जिस चीज का अस्तित्व हो, जो चीज एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो हमारी लिक्विड में हो, वो सॉलिड में हो, जिस मर्जी में हो, और उस चीज में उन ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, मतलब उसमें एनर्जी हो, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं के तक सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो जो हमारे सबसे छोटे अणु होते हैं उनसे लेकर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, ये छोटा सा पार्टिकल हो गया, ठीक है, ये छोटा सा पार्टिकल हो गया, मतलब यहाँ से लेकर छोटे से पार्टिकल से लेकर यहाँ पूरे बड़े पार्टिकल तक जितने भी आकाश गंगाओं में सम्मिलित हैं, इंक्लूड हैं, वो सब क्या किसके अंडर आ जाती हैं, वो सब आ जाती हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एब जॉर्ज लेमेटियर, मतलब जो इसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो ये थे विद्वान, इन्होंने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हुए हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो एक महाविस्फोटक सिद्धांत के बेस पर हुई है, जिसको हम बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, मतलब सबसे फेमस यही सिद्धांत है, इसी को माना गया है। इसका प्रतिपादन
बेल्जियम के खगोलिक एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतर ने किया था। जो इसको स्टडी किया था, इसका प्रतिपादन किया था, वो इन्होंने किया था, जो हमने इसमें देख लिया है। बाद में रॉबर्ट बैगनोर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इन्होंने सिद्धांत तो दे दिया था, तो जो बाद में हमारे आए रॉबर्ट बैगोर्नेर, इन्होंने इसको डिफाइन किया, अच्छे से इसको क्लासिफाई किया, इसकी अच्छे से नॉलेज ली, इसको मतलब अंडरस्टैंड किया, तो इसको इसकी व्याख्या करी इन्होंने। आई होप यहाँ तक के सारे तथ्य आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी हम। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार, जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है उसके सिद्धांत के अनुसार हम आगे देखते हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये छोटा सा अणु है और जो महा अणु है, ठीक है, ये छोटे से लेकर जो इनके बीच का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का सफर, ये सारे किसके अंडर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। मतलब एक छोटा से छोटा पार्टिकल भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ब्रह्मांड के अंदर। तो एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। जो मैंने इसमें बताया ना कि एक छोटा सा सूक्ष्म अणु भी इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इस सिद्धांत में बात की गई है। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का असामयिक विस्फोट हुआ। मतलब एक छोटे से बिंदु का, एक इतने से बिंदु का इतना बड़ा महाविस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया। मतलब एक अत्यधिक इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण ये सिद्धांत बना। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, क्योंकि जब भी देखो ज्वालामुखी फटता है, जैसे है ना, पृथ्वी के अंदर से जब लार्वा बाहर निकलता है तो उसका भी विस्फोट बहुत ही ज्यादा माना जाता है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोट करता है। उसी प्रकार ये जब विस्फोट हुआ, जो आसपास के पदार्थ थे और जो इसके अंदर पदार्थ थे, उनका इतना ज्यादा बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। जब बिखराव हो गया पदार्थों का तो इतने पदार्थ निर्मित हुए, मतलब नए नए पदार्थों का निर्माण हुआ। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ। जब पदार्थ बने, है ना जी, विस्फोट हो गया, मान लो यहाँ से विस्फोट हो गया और इससे आगे काफी सारे पदार्थ निकले, तो ना इनका जो जो काले पदार्थ थे, जो काले पदार्थ थे उनको क्या कहा गया? उनको पिंड कहा गया, जिनसे पिंडों का सर्जन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। मतलब आज वर्तमान से लेकर कहाँ तक? 13.7 अरब पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 105 अरब पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। जब ये बिग बैंग की घटना हुई, ठीक है जी, उसके बाद हमारा किसका निर्माण हो जाता है? बिग बैंग महाविस्फोट में सिद्धांत में क्या होता है? पदार्थों का विस्फोट हो जाता है, पदार्थों का बिखराव होता है, और जो काले पदार्थ होते हैं वो पिंडों का निर्माण करते हैं, पिंडों का सर्जन करते हैं। तो दूसरा, उसके बाद सौरमंडल का विकास होता है। सौरमंडल का विकास होने पर क्या बनते हैं? हमारे ग्रह और उपग्रह का निर्माण होता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने ये कवर कर लिया है। आगे देखते हैं हम कि जो हमारे ग्रह उपग्रह बनते हैं, जो हमारे सौरमंडल का एक भाग है, वो किस प्रकार आगे बनते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए जी,
मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन और ये फैक्ट हमेशा याद रखना है कि जो मंदाकिनी होता है वो क्या होता है, एक तारों का समूह होता है, जो तारों का एक ग्रुप होता है और वो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहलाता है। ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी लुसेंट में दे रखी है कि जो मंदाकिनी है, जो गैलेक्सी है, वो एक तारों का ग्रुप होता है जो धुंधला दिखाई देता है और जिससे हमारे तारों का प्रक्रिया तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिसमें गैस पुंज होता है और इसे मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पूछ लेता है काफी बार क्वेश्चन कि पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है या नहीं है, वो ऑप्शन में आपको अपने हिसाब से दे देता है, तो आपको याद रखना है कि जी हाँ, जिसे दुर्ग मेघला या आकाश गंगा, मतलब इसको दूसरा नाम इसका है दुर्ग मेघला या आकाश गंगा कहते हैं। इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। जो ये मंदाकिनी है हमारी अर्थ की अपनी, जिसे दुर्ग मेघला हमने कहा है, जो इसका 80% भाग है वो क्या है, सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। जो हमारे गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मंदाकिनी को देखा था, इसको स्टडी किया था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। जो आकाश गंगा की सबसे नजदीक की मंदाकिनी है उसे क्या कहा गया है, देवयानी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी, जो अभी रिसेंटली खोजी गई है, ये मंदाकिनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। अब आते हैं हम सौरमंडल पे। हमने ब्रह्मांड की बात कर ली कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे बना और क्यों हमें ब्रह्मांड की जो है, मतलब हमें ब्रह्मांड को क्यों जानना चाहिए, वो क्यों जरूरी है, वो हमने देख लिया कि किस प्रकार महाविस्फोट सिद्धांत के बाद पदार्थ बने, उनका बिखराव हुआ और जो काले पदार्थ थे उनका पिंडों के रूप में निर्माण हुआ और पिंडों के रूप में निर्माण होने के बाद सौरमंडल बना और सौरमंडल में जो उपग्रह और ग्रह हैं उनका क्या रोल है वो हम इसमें देखेंगे। आई थिंक पिछली जो 3-4 थे फैक्ट, आई मीन स्लाइड, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंड, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। बड़ी प्यारी डेफिनेशन लुसेंट ने दी है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मान लो ये सूर्य है, ठीक है जी, और इसके चारों ओर जितने ग्रह हैं, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, जितने भी समूह जो है चक्कर लगाते हैं उन्हें सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। कितनी बड़ी बात कह दी, जो द्रव्य है, जो लिक्विड है, वो किसमें निहित है, सूर्य में निहित है। जो सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सूर्य में इतनी एनर्जी है, आप सभी को पता ही है, कि जिससे हमारा जो है सौरमंडल चल रहा है और इसकी एनर्जी से हमारी पृथ्वी पर एनर्जी आती है जिससे हम अपने जीवन यापन करते हैं। तो जो सूर्य है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सौरमंडल का, मतलब सौरमंडल बना ही सूर्य से है। अगर सूर्य ना होगा तो यह हम, मतलब हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा, पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो हम सूर्य को अच्छे से अब रीड करेंगे। सूर्य यानी सन
सौरमंडल का प्रधान है। जैसे मैंने अभी बताया कि सौरमंडल का जो मेन पार्ट है वो सूर्य है। सूर्य से ही सौरमंडल बना है। यह हमारी मंदाकिनी दुर्ग मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी है, दुर्ग मेखला जिसको हम मानते हैं, वो ये हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है। तो इससे इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष कहाँ है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य है, एक कोने में स्थित है। यह दुर्ग मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। ये जो हमारी मंदाकिनी है उसके केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष है। देखिए कितने अमेजिंग और कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आते हैं जब भी हम सौरमंडल की बात करते हैं कि किस प्रकार से सारी चीजें वर्क करती है और किस प्रकार किस में क्या होता है, कौन परिक्रमा करता है, कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो मतलब भूगोल एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये सौरमंडल है, क्योंकि हमें पता लगता है कि किस प्रकार चीजें वर्क करती हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है जी। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है। यूपीएससी प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जो हमारा प्री का फर्स्ट पेपर होता है जी के जीएस का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है, तो वो हमें याद रखना है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में एवं धुरीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। जो इसका मध्य भाग है, जो इसका मिडल पॉइंट है, मिडल पार्ट है, वो 25 दिनों में और धुरीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। किसका? सूर्य का। आगे देखते हैं जी हम। सूर्य एक गैसीय गोला है। ये भी आपको याद रखना है कि सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। सॉरी, थोड़ी पीपीटी हट गई है, उसको मैं अभी सेट कर देती हूँ। जो सूर्य है हमारा वो एक गैसीय गोला है। तो हम इसमें देखते हैं आगे किस प्रकार है। तो गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन हमारी कितनी परसेंट है? ये हमारी हाइड्रोजन 71% है। किसमें? सूर्य में। हीलियम हमारा 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% है। ये हमें याद रखना है कि जो सूर्य है हमारा वो एक गैसीय गोला है। गैसीय गोला होने के साथ उसमें ये गैसेस पाई जाती हैं जो इसमें मैंने अभी बताई थी। गैसीय गोला है, हाँ जी। तो आगे देखते हैं हम। सूर्य का केंद्र भाग को क्रोड यानी कोर कहलाता है। जो इसका सेंटर का भाग है, केंद्रीय भाग है, वो क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। कोर का तापमान 1.5 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इसका तापमान है, जो इसका टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर है जी? इसका हमारे सूर्य का टेम्परेचर है वो 1.5 इंटू 10 होता है डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो मतलब इसके बाहर की परत है, जो इसकी बाहरी सतह है, उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है।
और सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संकलन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो इसका नाभिकीय संकलन होता है इसकी सतह पर वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो सूर्य में एनर्जी है, जो सन में एनर्जी पाई जाती है उसका सोर्स क्या है, तो नाभिकीय संकलन उसका सोर्स माना जाता है। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है जिसे वर्णमंडल कहते हैं। जो वायुमंडल का प्रकाश होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है जिसे हम वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। ये लाल रंग का होता है। देखिए जी, इसमें वैसे तो सूर्य में काफी सारे फैक्ट हमें मिलते हैं देखने को, लेकिन हमने सिर्फ वो याद करने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हमें सिर्फ वही याद करने हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि अगर हम इसको अकेले को स्टडी करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि सारा कुछ इसी के बेस पे है और ये सबसे बड़ा मतलब टॉपिक है। लेकिन हमने सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा। तो आगे देखते हैं हम। जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्य क्रीट यानी कोरोना कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है ना, और जो उसका सूर्य के जो पार्ट दिखाई देता है उसे सूर्य क्रीट यानी कि कोरोना कहते हैं। सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। जो सूर्य है उसकी एज 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं पे ये थोड़ा दिया होता है कि 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, कहीं पे 16 दिया होता है। अगर हम एग्जैक्ट माने तो एग्जैक्ट यही है। अगर ऑप्शन में आपको ये 16 ना देकर 19 दे दे तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस आप इसको दें। ये एग्जैक्ट माना जाता है क्योंकि लुसेंट ने भी इसको एग्जैक्ट माना है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ओसोरा बोरोलियास को दक्षिणी ध्रुव पर अलोसा अलेस्ट कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल हैं का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो सूर्य में धब्बे दिखाई देते हैं तो जो धब्बा है उसके आस जैसे कि ये धब्बा है और उसके आसपास का जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जैसे कि ये छोटा सा धब्बा है तो ये 11 वर्ष तक तो पूरा मतलब बड़ा होगा, ठीक है जी। फिर जब इसको 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे फिर ये छोटा सा डब्बा जो धब्बा था हमारा ये घटता चला जाएगा, ये डिक्रीज होता चला जाएगा। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। मैग्नेटिक स्टॉर्म जो उत्पन्न होते हैं इससे रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। कि जब वो सूर्य का जो धब्बा दिखाई देता है ना, तो उस पर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं उस पे मतलब धब्बे पे। तो जो हमारे रेडियो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो चलते हैं हमारे, उनमें थोड़ी गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। आई होप यहाँ तक कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हैं। ठीक है जी, हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। अब देख लो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी मानी जाती है ना जी। और ये सूर्य कितना, और जबकि सूर्य एक तारा है
अब देख लो आप तारे कितने बड़े होते हैं। जो पृथ्वी का 110 गुना भाग बड़ा है, मतलब पृथ्वी के जो व्यास है उससे 110 गुना भाग बड़ा है ये सूर्य का व्यास। पृथ्वी को सूर्यतापिका 2 अरबवां भाग मिलता है, मतलब जो पृथ्वी को भाग मिला है ना वो सूर्यतापिका 2 अरबा भाग मिलता है। जो हमारा नोट है इम्पोर्टेंट है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन काफी बार हमारा रिपीट हो चुका है कि जो मध्यरात्रि का सूर्य है वो कहाँ पे दिखाई देता है, वो अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, आपको ये याद कर लेना है। आगे हम देखते हैं सौर मंडल के पिंड। जो हमने अभी तक सूर्य को स्टडी किया है, आगे हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ में प्रयाग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा है परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौरमंडल पिंड। ठीक है जी, 3 पार्ट हो गए ये हमारे। तो जो परंपरागत ग्रह है उसमें हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसमें आ जाते हैं। और जो बौने ग्रह हैं, जो छोटे ग्रह हैं, उसमें हमारा आ जाता है प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 यूबी और 31 3। लघु सौरमंडल पिंड होते हैं हमारे धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ये हमारे इसमें 3 श्रेणी में रखे गए हैं। गर्मी बहुत है और वीडियो रिकॉर्ड करने में जब बोलते हैं तो और गर्मी लगती है, इसलिए आज थोड़ा मतलब थोड़ी देर बाद पानी मैं पी रही हूँ। तो बड़ा मुश्किल होता है गर्मी में वीडियो बनाना। आगे देखते हैं जी हम ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण डबल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण करते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उससे आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो। जो ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो ये बातें वो ये रूल फॉलो करते हैं तभी उनको ग्रह माना जाता है। आगे है जी हमारे पास पार्थिक या आंतरिक ग्रह। पार्थिक ये भी ना मतलब काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ना इसमें से पार्थिक और आंतरिक ग्रह को छांटो। ऑप्शन में आपको दे देता है, हमें उसमें पता ही नहीं लगता कि पार्थिक ग्रह क्या है और आंतरिक ग्रह क्या है, इसलिए ये थोड़ा डीपली आप पढ़ना इसको अच्छे से। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिक ग्रह कहा जाता है। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट है, ये चट्टानों से बने हुए हैं। ये लाइन तो आपको बिल्कुल रट लेनी है समझ के कि ये इसमें क्या है। बृहस्पति या ब्रह्माण्य ग्रह बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। जो बृहस्पतीय बाहर के ग्रह हैं उसमें ये है जो इनको ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है और ये सूर्य के बहुत पास है और ये चट्टानों से बने हैं और ये आकार में बहुत बड़े हैं। जो गैसों और तरल पदार्थों मतलब जो गैस और लिक्विड दोनों से मिलकर बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, सूर्य व शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि किन ग्रहों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो इन ग्रहों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं और इनकी संख्या कितनी है जी?
5 है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना ही है क्योंकि ये हर वन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो सूर्य से ग्रह की जो दूरी है ना, उसके क्रम में ग्रहों को लगाए। शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। सूर्य के निकट का सबसे ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जो सबसे पास का ग्रह है वो बुध है और जो सबसे दूर का ग्रह है वो वरुण है। बुध यानी मरकरी को हम पढ़ेंगे अब। यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, मतलब सूर्य निकला भी नहीं है और ये उसके 2 घंटे पहले ही दिखाई देना शुरू कर देता है। मतलब सबसे पहले सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, और सूर्य भी निकला भी नहीं है और ये 2 घंटे पहले ही दिखाई देने लग जाता है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बिल्कुल जी, याद रखना है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है जी, ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है और सबसे हल्का ग्रह माना जाता है और सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले हमें ये दिखाई देने लग जाता है। इसका सबसे वरिष्ठ गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें इसको सबसे अलग करता है क्योंकि इसमें एक ये अपने आप में गुण है जो है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जी? बुध में पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा का सबसे कम समय में पूरी करता है। नॉर्मल सी बात है, सबसे पास का ग्रह है। ठीक है जी, तो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा ये पूरा करेगा। अर्थ या सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। जो बुध है, बुध के ऊपर रातें दिन बड़ा गर्म होता है और रातें इतनी बर्फीली होती है कि कोई मतलब इसका ये भी इसमें फैक्ट है। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे सर्वाधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। जो सभी ग्रह हैं हमारे, उनमें सबसे ज्यादा इसका तापमान हमें दिखाई पड़ता है 600 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में होता है 173 डिग्री सेल्सियस और दिन में होता है 427 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ तो दिन में भी नहीं रह सकता इंसान और रात में भी नहीं रह सकता क्योंकि टेम्परेचर ही इतना है। तो इस पे जीवन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है बुध पे। तो ये फैक्ट आपको याद करने हैं। इसमें इतने इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, इनके बिना तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला व गर्म ग्रह है। जो हमने अभी पढ़ा था बुध के बारे में, जो बुध के बारे में पढ़ा था वो सबसे हल्का ग्रह माना गया था, सबसे पास का ग्रह माना जाता था। तो और ये पृथ्वी का, वो सूर्य का सबसे पास का ग्रह था और ये पृथ्वी का सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। इसमें इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। मतलब इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, मतलब शाम का तारा, और भोर का तारा मतलब सुबह का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। हमने देखा था जी बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र जी के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी पर बिंगनी ग्रह कहते हैं, इसे पृथ्वी का बिंगनी ग्रह भी कहते हैं।
ये सॉरी यहाँ से गलत हो गया थोड़ा सा। इसे पृथ्वी का पिंगली ग्रह भी कहते हैं। अभी तक हमने 2 ग्रह अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा मंगल। इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। जो इसको लाल ग्रह कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग लाल है और वो किसके कारण है? वो आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। तभी ऋतु परिवर्तन होने के कारण जो मंगल पर है जीवन खोजने की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि हमने मंगल पर भी जीवन देखना है कि वहाँ जीवन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पृथ्वी के समान कुछ मतलब मेन से सेम से हमें मिले हैं फैक्ट। तो यहाँ इसलिए यहाँ जीवन जीने की है प्रक्रिया वो है शुरू हो चुकी है। इसके दिन का मान एक अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी ध्रुवी पर 24 घंटे में से एक बार चक्कर लगाता है। जो है इसकी जो अपनी ध्रुवी है उस पर ये चक्कर लगाता है। इसके 2 ग्रह हैं फोबस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पिक्स में से एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। अब देख लो जी इस ग्रह पर कितना मतलब बड़ा हमें इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मिलता है देखने को कि जो हमारा मतलब हम माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है जी। और इससे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा इस पे क्या है सौरमंडल के ग्रह मंगल पर विद्यमान है। तो बड़ी फैक्ट बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट सा है, इंटरेस्टिंग सा है। आगे देखते हैं हम बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक बड़े ग्रह की कोई चर्चा नहीं हुई, तो बृहस्पति को देख लीजिए आप। ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी ध्रुवी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। अपना अक्ष पूरा करता है तो 10 घंटा लगता है। जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो 12 वर्ष लगते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो है बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गयानीमेड पीले रंग का है, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है जी। आगे देखते हैं हम शनि। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा है। पहला हमने बृहस्पति देख लिया। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर विल्या का होना। विल्या मतलब होता है छल्ले। ये नहीं होते मतलब ये छोटा सा ग्रह हो गया यहाँ पे और इसके राउंड राउंड जो होते हैं वो छल्ले होते हैं। विल्या की संख्या 7 है, मतलब जो इसके चारों तरफ ये राउंड 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 से है ना, इनकी संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। अगर हम इसको आकाश में देखें तो ये पीले तारे के समान दिखाई देता है, लेकिन ये एक ग्रह है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है कि इसका घनत्व बिल्कुल कम है। अगर इसको जल में रखा जाए तो ये उसके ऊपर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का संघनन वायुमंडल है। मतलब जैसा पृथ्वी का अपना वायुमंडल है ना, तो वो सेम इसका शनि का भी अपना एक वायुमंडल है। फोर्बे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यहाँ तक आपको क्लियर है जी। आगे देखते हैं हम अरुण।
यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। सबसे पहले देखा था हमने बृहस्पति, दूसरा देखा था जी हमने, क्या देखा था हमने दूसरा? शनि देखा था, और तीसरा हमारे पास आ गया अरुण। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्मावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। यह अपनी ध्रुवी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा लगता है। मतलब ये अपनी ध्रुवी पर ऐसा लगता है कि जैसे ये लेटा हुआ ग्रह है, और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। नेक्स्ट देखते हैं हम वरुण। इसकी खोज 1846 में जेम्स खगोल जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल है। जो मीथेन गैस होती है ना हमारे पास, उसका बादल सा इसके चारों ओर बना हुआ है। इसे उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। इसके जो उपग्रह हैं उसमें सबसे फेमस ये है हमारा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देखो जी सारे ग्रह यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ग्रह उपग्रह, ये हो गया हमारा सूर्य जो मेन पार्ट है हमारे सौरमंडल का। शुक्र, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण, और ये हमारा सारा टाइम टेबल इनका, किस प्रकार इसके उपग्रह हैं ये है। इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, जब आपको मैं पीडीएफ दूंगी उसमें आपको अच्छे से दिखाई दीजिएगा, उसमें आप देख लेना। पृथ्वी, पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23 डिग्री 30 झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल से 66 डिग्री 30 का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एक मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है जी। इसका विद्युतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुव्यास इतना 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,000, सॉरी ये आज थोड़ा ना लैपटॉप में गड़बड़ी सी हो रही है, पीपीटी हम बार बार हट जाती है, तो थोड़ा इसमें अरेंज करना पड़ेगा मेरे को। थोड़ी देर के लिए माफी चाहेंगे आप सभी से। वैसे तो लगभग ये ना आपको लुसेंट से सारे फैक्ट याद ही करने हैं, क्योंकि ना यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। लुसेंट आप अपने आप में एक इनफ है सब्जेक्ट, इसमें से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। आज थोड़ा लैपटॉप ने गड़बड़ी कर दी, पीपीटी हमेशा हट ही जाती है, थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना। तो आगे देखते हैं हम। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति घंटा की चाल से 23 डिग्री 56 मिनट और 4 सेकंड अपना चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। देखिए ये फैक्ट हैं, और फैक्ट आपको याद करने हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जहां पर कोई मुझे लगेगा कि समझाने की बात है वो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज तो फैक्ट है।
पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं जी हम। प्रत्येक सूर्य वर्ष कैलेंडर लगभग 6 घंटा बढ़ता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी गति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात या छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। साइसर या डॉर्क स्टार पृथ्वी से 9 वर्ष प्रकाश की दूरी पर स्थित है। सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम शो किया है। जो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है वो किस प्रकार है, आप इसमें देख लेना। नेक्स्ट है जी हमारे पास चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सौर मंडल में, क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा किस तरह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो आकाशमय होता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लेबनिस्ट पर्वत 35,000 फीट चंद्रमा का उच्चतम पर्वत माना गया है। चंद्रमा की जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने में समय में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हम देख सकते हैं। फैक्ट है जी, इसलिए मैं इनको पढ़ रही हूँ। अगर किसी का कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको वो चीज समझ नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो क्लियर करा देंगे। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के अक्ष का साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। चंद्रमा पर पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 48 सेकंड होती है। इस समय को चंद्रमास या साइनोड्रेक्स मार्क्स कहते हैं। अलोपो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना पुराना है जितनी पृथ्वी 460 करोड़ पुरानी है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में मिलता है। धूमकेतु क्या होता है? हमने ग्रह पढ़ लिए, उपग्रह पढ़ लिए, धूमकेतु पढ़ लेते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संकरण है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछे सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह पृथ्वी की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब धूमकेतु हमें तभी दिखाई देते हैं जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, सूर्य की तरफ वो आने लगते हैं, क्योंकि सूर्य किरण किसके गैस को चमकीला बना देती है। जो सूर्य की लाइट है उसको चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। हेलन नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल
26 वर्ष है, यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अब हमने पढ़ना है उल्कापिंड। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में दिखते हैं जो प्रकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। मतलब इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये कभी दिखाई देने लगती है और कभी लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कारण होते हैं। और ये हैं जी ग्रहों के नाम और व्यास, परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल, इनकी संख्या, जो उपग्रह है, इनका कलर। ये आप टेबल देखने लेना, क्योंकि जब हम क्विज कराएंगे तो क्विज में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो शनि है उसका कलर कैसा है, जो पृथ्वी है उसका कलर कैसा है। तो ये टेबल आप देख लेना अच्छे से। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरेंजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा दिखाई, 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून एक कैलेंडर माह के 2 पूर्णिमा होती हैं, जो दूसरी पूर्णिमा को चांद ब्लू मून कहते हैं। सी ऑफ फ्लेक्सी चंद्रमा पर स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतारा गया था। तो देखिए, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी लैपटॉप में, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन आपको जो है पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगी और मैंने कोई भी फैक्ट आपका मिस नहीं किया है। जितने फैक्ट लूसेंट में थे वो सारे हमने कवर किए हैं। तो आप इनकी 2-3 बार वीडियो देखें और अच्छे से रिवीजन करें ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।